विद्यार्थियों, बे पाठ सेकंड दर्शन शास्त्र में द्वितीय प्रश्न पत्र नीति शास्त्र में नीति शास्त्र का स्वरूप एवं उसकी परिभाषा के संदर्भ में आज चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि नीति शास्त्र जो है परंपरा, रीति रिवाज आदि के द्वारा जो है इसका प्रारंभ हुआ। नीति शास्त्र में शुभ क्या है, अशुभ क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, मनुष्य के जो कर्म है उन कर्मों का जो है मूल्यांकन करने का प्रयास किया जाता है। तो नीति शास्त्र की परिभाषा क्या है? नीति शास्त्र की परिभाषा को समझने के लिए हम नीति शास्त्र को 5 भागों में बांटकर देखेंगे। नीति शास्त्र की जो परिभाषा है उसको भली भांति समझने के लिए हम जो है उसको 5 खंडों में बांटकर जो है उसका विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले कि क्या नीति शास्त्र एक विज्ञान है? सबसे पहले नीति शास्त्र एक विज्ञान है। उसके बाद में कि यह एक आदर्शमूलक विज्ञान है। पहली बात कि हम नीति शास्त्र को क्या विज्ञान की श्रेणी में रख सकते हैं। दूसरा जो है नीति शास्त्र कैसा विज्ञान है, क्या एक आदर्शमूलक विज्ञान है। यह केवल जो है मनुष्यों के आचरण पर विचार करता है। और कैसे मनुष्यों पर? समाज में रहने वाले मनुष्यों पर। तो तीसरा पॉइंट है कि यह केवल समाज में, यह केवल मनुष्यों के आचरण पर विचार करता है। और चौथा पॉइंट में हम देखेंगे कि समाज में रहने वाले सामान्य मनुष्यों के आचरण पर, जो सामान्य मनुष्य है उनके आचरण पर वे विचार करता है। और नीति शास्त्र कुछ मूलभूत सिद्धांतों, आधारभूत आदर्शों की मूलभूत जो है मूल सिद्धांतों या आधारभूत आदर्शों की स्थापना करता है। तो 5 खंडों में बांटेंगे नीति शास्त्र को परिभाषा की दृष्टि से, परिभाषा को समझने के लिए कि नीति शास्त्र एक विज्ञान है। नीति शास्त्र कैसा विज्ञान है? एक आदर्शमूलक विज्ञान है। नीति शास्त्र मनुष्यों के आचरण पर विचार करता है। और चौथा पॉइंट में हम देखेंगे नीति शास्त्र समाज में रहने वाले सामान्य मनुष्यों के आचरण पर विचार करता है। और नीति शास्त्र कुछ मूल सिद्धांतों या आधारभूत सिद्धांतों की स्थापना करता है। ये 5 बिंदु है जिसके आधार पर हम नीति शास्त्र को समझ सकते हैं कि नीति शास्त्र क्या है। किसी भी विषय अथवा पहले बिंदु में हम देखेंगे कि नीति शास्त्र विज्ञान है। तो विज्ञान क्यों है? जैसा कि हम जानते हैं कि विज्ञान का तात्पर्य क्या होता है कि जिसमें एक क्रमबद्धता पाई जाती है, जिसमें एक निश्चितता पाई जाती है, जिसमें सार्वभौमिकता पाई जाती है, उस ज्ञान को हम क्या कहते हैं? विज्ञान का ज्ञान मानते हैं। किसी विषय वस्तु अथवा घटना का यथासंभव पूर्ण, क्रमबद्ध तथा संबंधित सत्य का अनुसंधान करना विज्ञान का एक प्रमुख उद्देश्य होता है। यह सभी विशेषताएं जो है नीति शास्त्र में भी देखने को मिलती है। इसलिए कहा जा सकता है कि नीति शास्त्र भी मानव जीवन से संबंधित जो नैतिक समस्याएं हैं उन पर क्रमबद्ध रूप में मूल्यांकन करती है, निष्पक्ष और व्यवस्थित रूप से उस पर विचार करती है। इसलिए कहा जा सकता है कि नीति शास्त्र एक विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है। दूसरी बात हम करेंगे कि नीति शास्त्र विज्ञान है क्योंकि जिस प्रकार से विज्ञान में क्रमबद्धता पाई जाती है, निष्पक्षता पाई जाती है, निश्चितता पाई जाती है, उसी प्रकार से नीति शास्त्र भी मानव जीवन से संबंधित नैतिक समस्याओं पर निष्पक्ष और व्यवस्थित रूप से विचार करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि नीति शास्त्र भी एक विज्ञान है। अब दूसरा जो बिंदु है वो है नीति शास्त्र एक आदर्शमूलक विज्ञान। केवल विज्ञान ही नहीं वरन एक आदर्शमूलक विज्ञान है कि नीति शास्त्र वस्तुपरक या विवरणात्मक विज्ञान न होकर मानकीय अथवा जो है आदर्शमूलक विज्ञान। नीति शास्त्र कोई वस्तुपरक या विवरणात्मक विज्ञान नहीं जिसमें विवरण किया जाता है, वर्णन करने का प्रयास किया जाता है। जो विज्ञान किसी विषय वस्तु का मूल्यांकन करके केवल तथ्यात्मक वर्णन करती है, जैसे कि वनस्पति विज्ञान के संदर्भ में देखेंगे कि वनस्पति का वर्णन करने का प्रयास करती है कि ये किस प्रकार की होती है, कैसी होती है, इसका रंग कौन सा है, इसका स्वरूप कौन सा है। उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। हम पेड़ पौधों के बारे में वर्णन करते हैं कि अमुक फूल कैसा है,
उसका रंग कैसा है, उसका आकार कैसा है। तो वनस्पति विज्ञान जो है एक विवरणात्मक विज्ञान माना जाता है। उसी प्रकार से मनोविज्ञान के संदर्भ में देखेंगे तो मनोविज्ञान भी मनुष्य की मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है कि मनुष्य कैसे कार्य करता है, मनुष्य को कैसे कार्य करने चाहिए, मानसिक क्रियाएं किस प्रकार से उसकी चलती है, उसके बारे में जो है मनोविज्ञान के अंतर्गत जो है चिंतन किया जाता है। मनुष्य को कर्म कैसे करने चाहिए इसके बारे में चिंतन जो है नहीं मनोविज्ञान में या विवरणात्मक विज्ञान में नहीं किया जाता। सौंदर्य शास्त्र जो है वो भी जो है सौंदर्य के बारे में मानक बनाती है, मापदंड बनाती है और उसके आधार पर सौंदर्य का वर्णन किया जाता है कि किस प्रकार से हम अमुक व्यक्ति को सुंदर कह सकते हैं या असुंदर कह सकते हैं। तो अच्छा है या बुरा है इसका वर्णन जो है किया जाता है। अच्छा क्यों है या बुरा क्यों है उसका जो मूल्यांकन करने का जो कार्य किया जाएगा वो सामान्य रूप से नीति शास्त्र के अंतर्गत ही किया जाता है। कि जैसे वनस्पति विज्ञान को हमने एक विवरणात्मक विज्ञान माना है क्योंकि वह पेड़ पौधों का उसी रूप में वर्णन करती है जिस रूप में वो पाए जाते हैं। वह अच्छे और बुरे, सुंदर या कुरूप कहकर उनका मूल्यांकन नहीं करते हैं। इसी प्रकार मनोविज्ञान की जो मनुष्य की मानसिक क्रियाओं का मूल्यांकन न करके उनका केवल वर्णन किया जाता है। कि मनोविज्ञान यह बताता है कि मनुष्य चिंतन तथा मनुष्य के कर्म कैसे होते हैं, किस प्रकार से मनुष्य कर्म करता है, हमारी इच्छाओं, भावनाओं, संवेगों का उद्गम और स्वरूप क्या है, हम किसी विषय को कैसे सीखते हैं और उस पर ध्यान किस प्रकार से केंद्रित करते हैं, यह मनोविज्ञान के अंतर्गत हम देखते हैं। किसी वस्तु का मूल्यांकन करने का अर्थ क्या होता है, यह निर्णय करना है कि यह वस्तु उस मानक अथवा आदर्श के अनुरूप है या नहीं। किसी वस्तु का मूल्यांकन कर रहे हैं तो इसका तात्पर्य है कि जो मानक बनाया गया है, मूल्यांकन का जो मापदंड बनाया गया, मानक बनाया गया, उसके अनुरूप है या नहीं। जैसे सौंदर्य विज्ञान के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे थे कि सुंदरता का जो मापदंड या मानक जो बनाया गया उसके अनुरूप वो है या नहीं। तो कोई भी वस्तु सुंदर है या कुरूप है उसका निर्धारण हम किसके आधार पर करेंगे, मानकों के आधार पर करेंगे, मापदंडों के आधार पर करेंगे। तो नीति शास्त्र केवल जो है विवरणात्मक विज्ञान नहीं है, वस्तुपरक विज्ञान नहीं है, वरन मनुष्य के कर्मों का मूल्यांकन करती है। और मनुष्य के कर्मों का मूल्यांकन करने के कारण जो है वो एक आदर्श मूलक विज्ञान मानी जाती है। क्योंकि नीति शास्त्र जो है, यह नीति शास्त्र का उद्देश्य यह बताना है कि हम किन नियमों, सिद्धांतों अथवा आदर्शों के आधार पर किसी कर्म को शुभ, अशुभ, अच्छा, बुरा कह सकते हैं। यही कारण है कि नीति शास्त्र एक जो है आदर्श मूलक विज्ञान है। शुभ, अशुभ, अच्छा, बुरा कहने के लिए हमारे पास में क्या होंगे, मानक होंगे, मापदंड होंगे, जिस प्रकार से विज्ञान के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार से जो है इसमें भी एक आदर्श है, उस आदर्श के आधार पर जो है मूल्यांकन किया जाए। अब हम बात करेंगे कि ये नीति शास्त्र जो है केवल मनुष्यों के आचरण पर विचार करता है। नीति शास्त्र केवल कैसे मनुष्यों के आचरण पर विचार करता है, जो सामान्य है, अर्थात जो विकसित है उनके बारे में वो विचार नहीं करता। बालकों के बारे में, पशुओं के बारे में, उनके जो कर्म है, जो सामान्य मनुष्य है उनके कर्मों का ये मूल्यांकन करता है। जो बालक है, जो मूर्ख है, जो विकसित है, जो पशु है, उनके कर्मों का मूल्यांकन जो है नीति शास्त्र नहीं करता है। कर्मों को सामान्य रूप से हम कितने भागों में बांटते हैं, सामान्य रूप से दो वर्गों में बांटेंगे। एक तो ऐच्छिक कर्म और एक अनैच्छिक कर्म। अनैच्छिक कर्म उन कर्मों को कहा जाता है जिन पर मनुष्य का नियंत्रण नहीं होता। ऐसे कर्मों का मूल्यांकन नीति शास्त्र नहीं करता जिन कर्मों पर मनुष्य का नियंत्रण नहीं होता। जैसे हृदय की धड़कन, पाचन क्रिया हो गया, रक्त संचार हो गया, इसका मनुष्य पर कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए इन कर्मों का जो है नीति शास्त्र जो है मूल्यांकन नहीं करता। ऐच्छिक कर्म जिन कर्मों को करने के लिए मनुष्य स्वतंत्र है कि वो चाहे तो उस कर्म का चयन करे और चाहे तो उस कर्म का चयन नहीं करे, चाहे वो कर्म अच्छा है या बुरा है, उसका चयन करने के लिए मनुष्य स्वतंत्र है। जो कर्म करने के लिए मनुष्य स्वतंत्र होता है, उस कर्म को यदि मनुष्य करता है
तो उसका मूल्यांकन नीति शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। ऐच्छिक कर्मों का मूल्यांकन जो है नीति शास्त्र करता है, अनैच्छिक कर्मों के बारे में जो है नीति शास्त्र मूल्यांकन नहीं करता है। तो सामान्य रूप से ऐच्छिक कर्म जिन्हें करने या न करने के लिए मनुष्य स्वतंत्र होता है, किसी बाह्य या आंतरिक व्यवस्था के कारण नहीं, अतः इन कर्मों के लिए उसे उत्तरदायी नहीं माना जा सकता। इनमें कौन से कर्म उचित है, कौन से कर्म अनुचित है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि नीति शास्त्र जो है केवल समाज में रहने वाले मनुष्यों के आचरण पर ही विचार करता है। प्रत्येक मनुष्य के आचरण पर जो है ये विचार नहीं करता है। सामान्य मनुष्य के ऐच्छिक कर्मों का मूल्यांकन करता है जो किसी न किसी रूप में सामाजिक जीवन व्यतीत करते हैं। अर्थात कोई जंगल में रह रहा है, जो अकेला रहता है, एकांकी प्रवृत्ति का है, जिसका समाज के साथ में उसका कोई संबंध नहीं है, समाज पर वो निर्भर नहीं है या समाज उस पर निर्भर नहीं है, ऐसे व्यक्ति का मूल्यांकन जो है नीति शास्त्र नहीं करता है। सामाजिक प्राणी जो है, समाज में रहने वाला जो मनुष्य है, उसके कर्मों का मूल्यांकन जो है नीति शास्त्र करता है। यदि मनुष्य बिल्कुल अकेला है कि उसके कर्म अन्य व्यक्तियों के कर्मों को न तो प्रभावित करते हैं और न उनके द्वारा वो प्रभावित होता है, ऐसे कर्मों का मूल्यांकन नहीं किया जाता है। इसलिए नीति शास्त्र की आवश्यकता ही उसको नहीं पड़ती, क्योंकि वो समाज पर निर्भर नहीं है, समाज उस पर निर्भर नहीं है, इसलिए नीति शास्त्र की वह आवश्यकता नहीं पड़ती है। परंतु सभी सामान्य मनुष्यों को जन्म से मृत्यु तक किसी न किसी रूप में समाज की आवश्यकता पड़ती है। जो सामान्य मनुष्य है उसको जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई ना कोई जो है आवश्यकता उससे समाज पर पड़ेगी, समाज पर वो निर्भर होगा, और जो समाज पर निर्भर रहेगा उनके कर्मों का मूल्यांकन जो है नीति शास्त्र करेगा, क्योंकि उनके अधिकतर कर्म जो है किसी न किसी प्रकार से समाज पर निर्भर करते हैं, समाज पर आधारित होते हैं, इसलिए एक दूसरे का जीवन वो अवश्य प्रभावित करते हैं। मनुष्य की इच्छाओं, आकांक्षाओं, उद्देश्यों, स्वार्थों तथा विरोध के कारण उनमें परस्पर संघर्ष भी उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यवस्थित और सामंजस्यपूर्ण सामाजिक जीवन बहुत कठिन हो जाता है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए ही नीति शास्त्र का विकास, नीति शास्त्र की स्थापना हुई। उसके बाद में कि नीति शास्त्र अन्य विज्ञानों की भांति जो है आदर्श, मानक, मापदंड भी निर्धारित करता है। इसलिए नीति शास्त्र के परिभाषा को समझने के लिए उसके कुछ मूल सिद्धांतों अथवा आधारभूत आदर्शों की स्थापना भी जो है नीति शास्त्र करता है। नीति शास्त्र के लिए यह बताना संभव नहीं कि किस व्यक्ति के लिए किस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, क्योंकि मानव का कर्म क्षेत्र बहुत व्यापक है। यह निश्चित नहीं किया जा सकता है कि अमुक जो है कर्म अमुक परिस्थिति में मनुष्य करेगा, उसका कर्म का क्षेत्र जो है बहुत अधिक जो है व्यापक माना जाता है। सभी मनुष्यों की परिस्थितियां पूर्णतः समान नहीं होती, सबकी परिस्थितियां पृथक पृथक हमें देखने को मिलती है, और इसी कारण नीति शास्त्र कुछ आधारभूत सिद्धांतों और आदर्शों की स्थापना करता है, जिसके अनुसार लगभग समान परिस्थितियों में सामान्य जो मनुष्य है अपने प्रति, दूसरों के प्रति कर्तव्यों को निर्धारित कर सके। इसके लिए नीति शास्त्र कुछ ऐसे आधारभूत सिद्धांतों का निर्माण करता है या सिद्धांत प्रस्तुत करता है, जैसे सामान्य मनुष्यों को यह बता सके कि उन्हें किन कर्तव्यों का और क्यों पालन करना चाहिए। तो नीति शास्त्र जो है विज्ञान माना गया है। नीति शास्त्र एक आदर्श मूलक विज्ञान माना गया है। नीति शास्त्र मनुष्य के आचरण का मूल्यांकन करने वाला माना गया है। नीति शास्त्र सामाजिक मनुष्य, जो समाज में रहने वाला मनुष्य है, उनके आचरण का मूल्यांकन करता है। और नीति शास्त्र जो है अपने मानक बनाता है, नियम बनाता है, आदर्श बनाता है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि मनुष्य को कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए, समान परिस्थितियों में मनुष्य को कौन से कर्म करने चाहिए। तो नीति शास्त्र जो है अपने मानक, मापदंड, आदर्श या आधारभूत सिद्धांतों का निर्माण करता है। इसलिए नीति शास्त्र एक व्यवस्थित विज्ञान माना गया है, एक क्रमबद्ध रूप में अध्ययन करने वाला विज्ञान माना गया है। इसलिए नॉर्मेटिव साइंस के रूप में, एक नियामक विज्ञान के रूप में, एक आदर्श मूलक विज्ञान के रूप में नीति शास्त्र
जाना जाता है। तो नीति शास्त्र की परिभाषा जो है एक विस्तृत रूप में नीति शास्त्र की परिभाषा देखने को मिलती है, वो चाहे वो विज्ञान के रूप में, चाहे आदर्शमूलक विज्ञान के रूप में, मनुष्य के आचरण का मूल्यांकन करने के रूप में, समाज में रहने वाले मनुष्य के आचरण का मूल्यांकन और आधारभूत सिद्धांतों का निर्माण करने के लिए नीति शास्त्र की आवश्यकता पड़ी है, जिसके कारण का पालन करते हुए मनुष्य जो है नैतिकता का अनुसरण कर सके, उसके अनुरूप जो है अच्छे कर्म कर सके, बुरे कर्मों को करने से पहले जो है उन नियमों का पालन करना आवश्यक समझे। तो नीति शास्त्र जो है एक आदर्शमूलक विज्ञान मानी गई है। इस प्रकार से नीति शास्त्र की परिभाषा जो है नीति शास्त्रियों ने समझाने का प्रयास किया है। धन्यवाद।